दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जहां पर हमने देखा था कि एक अमेरिकन फैमिली शॉर्टकट लेने की वजह से एक रेगिस्तानी इलाके के सेक्टर 16 में जाकर फंस गई थी। इसके बाद 2 दिन के अंदर कुछ म्यूटेंट्स ने उस फैमिली के आधे से ज्यादा मेंबर्स को बहुत बेरहमी से मार दिया था। कहानी के अनुसार ये सेक्टर 16 वही जगह थी जहां अमेरिका ने 1945 से 1962 के बीच कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिससे जेनेटिकली उस इलाके के लोग खतरनाक और खूंखार म्यूटेंट्स में बदल गए थे। कहानी पूरी तरह समझने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसका पार्ट 1 देख लें, ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो यहाँ से भी समझा जा सकता है। तो कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है एक औरत को दिखाते हुए, जिसे उन्हीं म्यूटेंट्स ने बांध कर रखा था। वो बहुत चिल्ला रही होती है और उसी हालत में वो एक डिफॉर्म बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद कहानी हमें 2 साल पीछे ले जाती है, जहां उस अमेरिकन फैमिली के मारे जाने के कुछ हफ्ते बाद मिलिट्री ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था और अब उसी सेक्टर 16 के वीरान डेजर्ट एरिया में कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कर्नल रेडिंग भी उनके साथ मौजूद होता है। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट डॉक्टर विल्सन कुछ दूर काम कर रहे इस सर्च ऑपरेशन के मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइन के अंदर काम कर रहा था, इसलिए नेटवर्क ना होने की वजह से वहाँ का डेटा नहीं मिल पाता और रेडियो सिग्नल भी कट जाता है। तभी कर्नल रेडिंग आकर विल्सन से पूछता है, मुझे डॉक्टर फॉस्टर के पास जाना होगा, वो किस तरफ है? तो विल्सन कहता है वो पहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हम फॉस्टर को देखते हैं, जो विल्सन और उनके मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। और तभी हम देखते हैं कि किसी ने मैनेजर को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। अब फॉस्टर को कोई रिस्पांस नहीं आता, तो वो भी यहाँ से निकलने का सोचता है। तभी अचानक उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जो एक सांप को खा रहा था। ये देखकर फॉस्टर घबरा जाता है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे कुछ नहीं करता, बल्कि अजीब आवाज में यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फॉस्टर कुछ समझ भी नहीं पाता कि अचानक पीछे से दूसरा म्यूटेंट आकर उसके सर पर मार देता है, जिससे फॉस्टर वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ कर्नल चीखने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचता है और फॉस्टर को ढूंढने लगता है। तभी वो म्यूटेंट पीछे से आकर उसे भी एक रॉड से हमला कर देता है और फिर उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो पास के एरिया में अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ कुछ टेररिस्ट उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन ये सब उनके ट्रेनिंग का हिस्सा था। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनका कमांडर सार्ज सभी सोल्जर्स को बताता है कि अभी हम वापस बेस कैंप की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम सेक्टर 16 में कुछ सामान डिलीवर करते हुए जाएंगे, जहाँ कुछ साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए ठहरे हुए हैं। इसके बाद वो सेक्टर 16 की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंचकर कैंप के पास जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी जगह सुनसान पड़ी है। हर कैंप खाली था और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तभी एक फोन कॉल भी आता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से कनेक्शन कट जाती है। तभी पहाड़ के ऊपर से एक मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिसे देखकर सोल्जर्स को लगता है कि शायद वहाँ कोई फंसा हुआ है और मदद चाहता है। तो कमांडर सार्ज डिसीजन लेता है कि वो वहाँ जाकर सिचुएशन चेक करेंगे और अगर कोई मुसीबत में है तो उसे रेस्क्यू करेंगे। फिर वो अपने 2 सोल्जर्स नेपोलियन और एम्बर को यहीं छोड़कर बाकी टीम के साथ पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। दोनों को यहाँ इसलिए छोड़ा गया था ताकि अगर कोई संपर्क करने आए तो वो बाकी टीम को इन्फॉर्म कर सकें। उधर सोल्जर्स की टीम पहाड़ी की ओर बढ़ती है, लेकिन रास्ते में अचानक मिकी नाम का सोल्जर एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब वो ठीक से चल भी नहीं सकता, इसलिए सार्ज उसे कैंप लौट जाने का ऑर्डर देता है। इधर कैंप में नेपोलियन जब टॉयलेट में फ्रेश होने जाता है, तभी कमोड के अंदर से किसी का हाथ बाहर आता है, जिससे वो डर के मारे बाहर निकल आता है। फिर ये चेक करने के लिए एम्बर देखने जाती है तो वहाँ उन्हें एक जख्मी आदमी मिलता है। ये असल में डॉक्टर विल्सन था, जिसे पहले म्यूटेंट्स ने मारने की कोशिश की थी और उसके शरीर पर बहुत सारे कट्स लगाकर टॉयलेट में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। एम्बर और नेपोलियन उसे साफ करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। तो विल्सन किसी तरह बोलने की कोशिश करता है कि वो लोग अभी भी यहीं हैं। इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर नेपोलियन और एम्बर बुरी तरह घबरा जाते हैं कि ये सब यहाँ पर कौन कर सकता है। तभी उन्हें दिखता है कि उनकी गाड़ी में किसी ने आग लगा दी है। फिर वो तुरंत हथियार लेने दौड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि हथियार भी गायब हो चुके हैं। अब नेपोलियन उनके कमांडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो रेडियो सिग्नल पहले से ही जाम था। तो एम्बर कहती है कि हमें यहाँ से फौरन टीम के पास चले जाना चाहिए, और उस साइंटिस्ट ने भी कहा था कि वो लोग अभी भी यहाँ पर हैं। पर नेपोलियन अपने कमांडर का ऑर्डर मानना चाहता है, इसलिए बिना देर किए एम्बर अकेले ही निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है, तभी अचानक एक म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है।
नेपोलियन उसकी चीख सुनकर हेल्प के लिए आने लगता है, लेकिन वो म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो एम्बर को हथियार से मारने ही वाला होता है कि तभी मिकी कुछ दूर से उस म्यूटेंट पर गोली चला देता है, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी वो म्यूटेंट एक गड्ढे के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही मिकी एम्बर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी एक और म्यूटेंट गड्ढे से हाथ निकलकर उसे अंदर खींचने लगता है। ये देखकर एम्बर और नेपोलियन मिलकर मिकी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट मिकी को गड्ढे में खींच ले जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये सब देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उधर पहाड़ी पर सार्ज और बाकी सोल्जर्स जब सर्च कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और ये असल में डॉक्टर फॉस्टर था, जिसको एक म्यूटेंट ने कुल्हाड़ी से मार दिया था। ये देखकर अब सभी अलर्ट हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई ऐसा है जो यहाँ आए हुए लोगों को मार रहा है। वो चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और तभी ऊपर से एक म्यूटेंट पत्थर से हमला कर देता है, जिससे एक सोल्जर पैनिक होकर फायरिंग करने लगता है, लेकिन म्यूटेंट बच निकलता है और गलती से सार्ज के ऊपर गोली लग जाती है। ये देखकर जल्दी से सभी सोल्जर्स उसके पास आते हैं और तभी एम्बर और नेपोलियन भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से सार्ज वहीं पर मारा जाता है। अब सोल्जर्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनका कमांडर मर चुका है और उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। एम्बर और नेपोलियन सब कुछ बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आए सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि अब उनके पास न तो भागने के लिए गाड़ी थी और न ही किसी से संपर्क कर पा रहे थे। अब अगर उन्हें जिंदा बचना है तो हर हाल में कुछ करना ही होगा। इसके बाद सारे सोल्जर्स पहाड़ी से नीचे लौटने की तैयारी करते हैं और अपने कमांडर की डेड बॉडी को भी साथ ले जाना चाहते हैं। अब क्योंकि वो एक ऊंचे पहाड़ पर होते हैं, इसलिए नीचे उतरने के लिए रस्सी का सहारा लिया जाता है। उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम स्पिटर है, वो सार्ज की बॉडी को अपने साथ लेकर नीचे उतरने लगता है और बाकी सोल्जर ऊपर से रस्सी पकड़े होते हैं, लेकिन उतरते समय अचानक रस्सी टूट जाती है और ऊंचाई से गिरने की वजह से स्पिटर की भी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद बाकी सोल्जर्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं जिसने रस्सी बांधी थी, लेकिन तभी ये सच सामने आता है कि रस्सी खुद से नहीं टूटी बल्कि किसी ने जानबूझकर काट दिया था। अब वो सब कुछ समझ जाते हैं कि कोई है जो उन्हें एक एक करके मारना चाहता है और वो बहुत होशियारी से ये सब कर रहा है। इसके बाद बचे हुए सोल्जर किसी तरह खुद को बचाते हुए बहुत ही केयरफुली पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद रास्ते में उन्हें कर्नल रेडिंग जख्मी हालत में मिलता है, जिसे शुरुआत में एक म्यूटेंट ने मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। वो अभी भी जिंदा था पर बहुत बुरी तरह घायल था। सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि ये सब कौन कर रहा है और यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो कर्नल जवाब देता है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता माइन के जरिए है, लेकिन साथ में ये भी चेतावनी देता है कि यहाँ से जिंदा निकल पाना नामुमकिन है क्योंकि म्यूटेंट्स देखते ही हमला कर देते हैं। वो बहुत बेरहमी से सिर्फ आदमियों को मारते हैं पर लड़कियों को अपने साथ ले जाकर उनके साथ गलत काम करते हैं। ये सुनकर नेपोलियन गुस्से में पूछता है कि बताओ हमें कैसे निकलना है, जिसके बाद कर्नल सिंपल कहकर खुद को गोली मार लेता है। ये देखकर सारे सोल्जर बुरी तरह डर जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन वो एक प्लान बनाते हैं और फिर अगले सीन में हम एम्बर और मिस्सी को अकेले बैठे हुए देखते हैं। ये असल में उन म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए उनका ट्रैप था। तभी एक म्यूटेंट पीछे से निकलकर उन पर हमला करने आता है, जिसे देखते ही तुरंत सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं और वहीं पर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि यहाँ और भी कई म्यूटेंट्स हैं। फिर मिस्सी को देखते हैं जो ग्रुप से थोड़ी दूर वॉशरूम के लिए जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे और एक म्यूटेंट छिपा हुआ था और तभी वो म्यूटेंट चुपचाप आकर मिस्सी को दबोच लेता है और उसे जबरदस्ती माइन के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन उसकी चीखें सुनकर सारे सोल्जर भी उसे बचाने के लिए माइन की तरफ दौड़ने लगते हैं और जाते जाते काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं पर उन्हें मिस्सी नहीं मिलती। लेकिन इसी बीच स्टॉम्प नाम का एक सोल्जर डर के मारे और अंदर जाने से मना कर देता है और उनकी कोई बात बिना सुने बाहर चला जाता है। बाकी सारे सोल्जर्स माइन के जरिए और नीचे जाने लगते हैं क्योंकि कर्नल ने कहा था कि यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। वहीं स्टॉम्प बाहर निकलकर जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक म्यूटेंट आकर उसका हाथ काट देता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। दूसरी तरफ माइन में बाकी सोल्जर्स आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ एक रास्ता उन्हें पानी से भरा हुआ मिलता है। यहाँ खतरा तो महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। पर कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते ही अचानक नेपोलियन और एम्बर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ होता तो नहीं, पर बाकी दो सोल्जर्स क्रैंक और डेलमार से अलग हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अकेले ही आगे बढ़ने लगते हैं और बाकी दो सोल्जर को भी पीछे आने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो म्यूटेंट मिस्सी को माइन के नीचे एक कमरे में ले जाता है और वहाँ उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन मिस्सी सेल्फ डिफेंस में उसके साथ लड़ने लगती है और किसी तरह बचकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सामने कमीलियन नाम का एक और म्यूटेंट आता है जो इन सभी का हेड था।
उसके आते ही दूसरा म्यूटेंट भाग जाता है और अब कमीलियन ही उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। मिस्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि कमीलियन कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। वो इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि उसकी आवाज नेपोलियन और एम्बर सुन लेते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। माइन के नीचे चारों तरफ सुरंग बना हुआ था जिससे मिस्सी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहे थे। और तभी वही जीभ वाला म्यूटेंट अचानक आकर नेपोलियन पर हमला कर देता है और एम्बर को उठाकर ले जाने वाला होता है, लेकिन एम्बर उसकी एक आंख फोड़ देती है और तभी नेपोलियन भी एक पत्थर से उस म्यूटेंट को मार मार कर खत्म कर देता है। अब उसके मरते ही एक और म्यूटेंट आता है जो देख नहीं सकता था। उसके पास बंदूक थी और वो सूंघ कर महसूस करते हुए उनकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे बचते हुए एम्बर और नेपोलियन एक बेसमेंट में गिर जाते हैं। इसी बीच क्रैंक और डेलमार वहां पहुंचते हैं और उनके आते ही वो अंधा म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है, जिससे डेलमार को एक गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे फायरिंग करके मार गिराते हैं। इसके बाद नेपोलियन उन्हें बुलाकर बेसमेंट में ले आता है। अब यहाँ पर एक और म्यूटेंट सामने आता है जो शुरुआत में डॉक्टर फॉस्टर को भाग जाने के लिए कह रहा था। इसका नाम हेड्स है और वो एक अच्छा म्यूटेंट है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ सेफ हो और फिर उन्हें पीछे आने के लिए कहता है। तो उसकी बात सुनकर वो चारों उसके पीछे पीछे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक कमरे में बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिनमें कुछ उनके साथी भी होते हैं। ये भयानक नजारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर इसी दौरान डेलमार की हालत बिगड़ जाती है क्योंकि उसे हार्ट के पास गोली लगी थी। वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते और उनके सामने ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो हेड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जगह जाने के बाद उन्हें वो डोर मिल जाता है जहाँ से वो निकल सकते हैं, लेकिन इस डोर को खुल पाना उतना आसान नहीं था। तभी एम्बर मिस्सी को बचाने की बात कहती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी और उसकी चीखने की आवाज भी उन्होंने सुनी थी, लेकिन क्रैंक मना कर देता है और कहता है कि वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। हमने सारे साथियों को खो दिया है, अब कम से कम हम तो यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन एम्बर नहीं मानती और मिस्सी को बचाने वापस जाने लगती है और एम्बर की वजह से नेपोलियन भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और अब दोनों एक साथ वापस जाने लगते हैं। इस दौरान क्रैंक एक दूसरा दरवाजा तोड़ता है, इसी उम्मीद में कि वहाँ से रास्ता मिल जाए, लेकिन वहाँ एक बॉक्स में उसे डायनामाइट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे उठाकर साथ ले लेता है। लेकिन ये म्यूटेंट्स का एक ट्रैप था, जिसे लेकर आगे बढ़ते ही एक वायर के जरिए करंट स्पार्क होता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे उसकी जान चली जाती है। वहीं नेपोलियन और एम्बर को भी इस ब्लास्ट का झटका महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि अब क्रैंक भी मारा जा चुका है। इसके बाद वो मिस्सी को ढूंढते हुए एक बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां एक म्यूटेंट सोल्जर की ड्रेस में मौजूद होता है और अचानक उन पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों मिलकर उसे भी मार देते हैं। इसके बाद अंदर जाकर वो देखते हैं कि मिस्सी को कमीलियन ने रस्सी से बांधकर कहीं चला गया है, तो वो जाकर उसे जल्दी से आजाद करते हैं और उसे लेकर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कमीलियन आकर उन पर हमला कर देता है और मिस्सी को पकड़कर बहुत बेरहमी से मारने लगता है। इसी बीच एम्बर अपने पॉकेट से एक बुलेट निकालकर लौट करती है जो उसने बचाकर रखा था, लेकिन शूट करते ही वो गोली उसके सर को जख्म करते हुए निकल जाती है और उसका सर घूमने लगता है, लेकिन वो फिर आगे बढ़ता है और एम्बर को पकड़कर जान से मार देने वाला होता है। तभी नेपोलियन एक रॉड उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे कमीलियन नीचे गिर जाता है। उन्हें लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन अभी भी उसमें जान बाकी थी। वो फिर से उठकर मिस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं और आखिर में मिस्सी अपना बदला लेने के लिए एक हथौड़े से उसका प्राइवेट पार्ट तोड़ देती है और इस तरह तीनों मिलकर सबसे ताकतवर म्यूटेंट को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो तीनों घायल हालत में बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब भी कोई उन पर दूर से नजर रखा हुआ था, यानी कि सेक्टर 16 में अभी भी म्यूटेंट्स मौजूद हैं और वो आगे क्या करने वाले हैं ये हमें कहानी के तीसरे पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये दूसरा पार्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा।